स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा रांची यूनिवर्सिटी है उसका सेम 5 मेजर हिस्ट्री MJ9 जो है हिस्ट्री का, उसका एक टॉपिक है यूनिट 4 मुगल साम्राज्य का पतन। जो MJ9 है आपका, MJ9 का मैंने पूरा प्लेलिस्ट मुगल साम्राज्य का बना रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4 में पढ़ना है मुगल साम्राज्य का पतन, जिसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, जैसे औरंगजेब की दक्कन नीति और धार्मिक नीति के बारे में बताना है, साथ ही साथ मराठा शक्ति का उदय के बारे में बताना है और मुगलों का पतन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग औरंगजेब की दक्कन नीति और धार्मिक नीति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे औरंगजेब की दक्कन नीति एवं धार्मिक नीति। तो यहाँ है दक्कन नीति, है ना। दक्कन नीति क्या था आखिर? औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक अपना अधिकतर समय दक्षिण भारत बोले तो दक्कन के युद्धों में बिताया। उसका उद्देश्य बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना और मराठों को दबाना था, लेकिन इन युद्धों ने साम्राज्य की अपार धन संपत्ति और सेना को कमजोर कर दिया। मतलब इसका जो औरंगजेब का मकसद क्या था, गोलकुंडा और ये बीजापुर में जीत हासिल करना था और मराठों को दबाना था, लेकिन इसमें क्या होता है, उसका अपार बहुत ज्यादा धन का क्षति होता है। आगे बढ़े तो धार्मिक नीति, औरंगजेब ने अकबर की धर्म सहिष्णुता छोड़ दी और कठोर धार्मिक नीति अपनाई। ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, अकबर अपना दादाजी का जो नीति था उसको छोड़ देता है और बहुत कठोर नीति अपनाता है ना। आगे देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है मंदिरों का विध्वंस करता है ना। क्या करता है, बारी बारी से मंदिरों का विध्वंस करता है, जजिया कर को फिर से लागू करता है, जो धार्मिक कर था, जो क्या गैर इस्लामी कर था, जो गैर इस्लाम के होते थे उन लोगों से ये कर लिया जाता था। उसके बाद है सिया और सूफी पर कठोर नीति, ये जो सिया सूफी संत हुआ करते थे इन पे ये, और ये जो बंटवारा हुआ करता था इसमें बहुत ही कठोर नीति अपनाता है। उसके बाद बोला जा रहा है इसका परिणाम क्या हुआ, तो नतीजा यह हुआ कि हिंदू, राजपूत, सिख, जाट और मराठा सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे औरंगजेब का दक्कन नीति में देखें कि क्या होता है, वो बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन करना चाहता है और मराठों को दबाना चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें उसका हानि होता है। ये था उसका दक्कन नीति। और देखिए धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति में क्या है, मंदिर का विध्वंस, जजिया कर, सिया सूफी पर कठोर नीति। इससे क्या होता है, धार्मिक एकता टूट जाता है। बस यही 2 टॉपिक था, इसको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे जितना चाहे उतना। फिर है मराठा शक्ति का उदय, इसमें देखेंगे शिवाजी और उनका प्रशासन। मराठों का उदय 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। 17वीं शताब्दी में मुगलों के लिए मराठा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। छत्रपति शिवाजी भोसले 1630 से 1680 ईस्वी ने छोटे छोटे किलों से शुरुआत करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। जो छत्रपति शिवाजी भोसले थे उन्होंने क्या किया था, ये 1630 से 1680 के बीच में छोटे छोटे किलों से शुरुआत किया था और अपने राज्य को स्वतंत्र स्थापित किया था। 1674 ईस्वी में रायगढ़ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का प्रशासन अगर देखें, शिवाजी का अगर प्रशासन देखें तो यहाँ पे जो 1630 से 1680 है, में भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, है ना। यहाँ पर पता चल रहा है 1674 में क्या हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनका प्रशासन देखें तो क्या था, अष्ट प्रधान परिषद, 8 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें पेशवा, सेनापति, आत्मे आदि अलग अलग प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। मतलब 8 मुख्य प्रकार के मंत्री थे। चौथे व सरदेश मुखी प्रणाली, ये क्या है, राजस्व वसूली की नई पद्धति थी, है ना। ये एक तरह से क्या था, टैक्स लेने का एक अलग पद्धति था। गुरिल्ला युद्ध नीति, छोटे छोटे दलों से छापामार युद्ध, मतलब एक छोटा छोटा टीम बना करके ये लोग युद्ध किया करते थे, जिससे क्या होता था, एक ही बार में अगर पूरा टीम को भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि शत्रु को अंदाजा लग जाता है कि कितना सेना है, तो वो उसका सामना कर सकता है। लेकिन गुरिल्ला युद्ध नीति में क्या होता है, छुप करके छोटा छोटा दल में, है ना, ढूंढ करके मारा जाता था, जैसे कि लाइक आजकल के टाइम पे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उस तरह से, उसी कहते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति। फिर धार्मिक सहिष्णुता क्या था, सभी धर्मों का क्या क्या करते थे, शिवाजी सम्मान किया करते थे। आगे बढ़े तो शिवाजी की नीतियों ने मराठों को उत्तर भारत तक पहुंचाया और वे मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। तो यहाँ हमने 3 चीज पढ़ा। क्या पढ़ा, औरंगजेब जो था अकबर, सॉरी ये मुगल वंश का जो सबसे अंतिम शासक जिसको माना जाता है, उसके बाद भी थे लेकिन अंतिम इसी को माना जाता है। इसका हमने दक्कन नीति पढ़ा कि 2 जगह पे ये टारगेट किया हुआ था बट वो कर नहीं पाया था, बल्कि उसका नुकसान हुआ। धार्मिक नीति में पढ़े कि सारे धर्म को बिखेर के रख दिया था। अब हम लोग पढ़े मराठा शक्ति के बारे में। तो इनका जो शुरुआत था 17वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करके हुआ था और उनका प्रशासन पड़े 8 मंत्री हुआ करते थे, है ना। उसके बाद फिर क्या बोला जाए, राजस्व की अलग अलग वसूली की विधि थी इनके पास, गुरिल्ला नीति का यूज करते थे युद्ध में, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म के प्रति सम्मान था। तो 2 चीजों के बारे में जाने, एक मुगल का उस टाइम कैसा चल रहा था और मराठा का कैसा चल रहा था। अब जानते हैं मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 के बाद मुगलों की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। जैसे ही औरंगजेब मरता है 1707 में, मुगलों की स्थिति डगमगा जाती है। पतन के कारण क्या क्या थे, तो इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप इसको चाहे तो एक्सप्लेन
और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे लंबी दक्कन नीति और धन की बर्बादी, ये मैंने एक लाइन में लिखा है, बट इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि औरंगजेब अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण दक्कन की गोलकुंडा में अपना शासन चलाना चाहता था, क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न क्षेत्र था और इसी कारण वह उसमें कई लंबे दशकों तक युद्ध करने में लगा रहा, जिससे कई अधिक धन की अपार क्षति हुई। इस तरह से आप जो चाहें, आप एक ही बार में मैं सेंटेंस तो नहीं बना पा रहा हूँ, बट इसको सोच सोच के अगर बनाऊंगा तो काफी लंबा बना सकता हूँ। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा क्या, धर्म असहिष्णुता, जो मुगल बादशाह होने लगे औरंगजेब के बाद, या औरंगजेब के टाइम से ही तो हम लोगों ने देखा कि धर्म की जो एकता थी उसको तोड़ दिए और फिर क्या करने लगे, अपना मनमानी करने लगे और धार्मिक एकता को तोड़ करके लड़वाने लगे, एक दूसरे से मंदिर तोड़ने लगे। लगातार उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब के बाद आए सबने क्या किया, धीरे धीरे करके साम्राज्य का बंटवारा करने लगा, और जिन्होंने बंटवारा नहीं भी किया तो क्या किया, युद्ध के लिए सॉरी उत्तराधिकार के लिए लगातार युद्ध करने लगे एक दूसरे से, भाई भाई ही। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, साथ ही साथ उनके पतन का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो लोग तो ये सब कारण से कमजोर होते ही जा रहे थे, साथ ही साथ कुछ ऐसे राजपूत और जाट सिख मराठा साम्राज्य का उदय होने लगा, जो इनका बहुत ही अच्छे से फायदा उठा करके इनका शासन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। फिर है नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली 1761 के आक्रमण, मतलब इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे आक्रमण भी किया था। आपको बस इसमें से ये 3-4 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। फिर है अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप, ये पांचवा मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 1 से 4 तक आप अच्छे से याद कीजिए और नीचे इधर 6 हो गया आपका। ओके, आगे बढ़े तो यहाँ 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया। अब निष्कर्ष देखें तो औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति और दक्कन की लंबी लड़ाइयों ने मुगल साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। शिवाजी और मराठों की शक्ति ने मुगलों को चुनौती दी। अंततः 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य मात्र नाम का रह गया और अंग्रेज के लिए भारत का रास्ता आसान हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नीचे प्लेलिस्ट में ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां टैप करेंगे, आपको जो मिलेगा प्लेलिस्ट उसमें पूरा MJ9 हिस्ट्री का भरा हुआ है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको दिला दूं।